हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी को पता है कि हमने 75 डेज क्लासेस चैलेंज चलाया हुआ है। तो आज है हमारा उसका डे 4 75 डेज क्लासेस चैलेंज। ठीक है। तो उसमें हमने पहले 3 दिन की क्लासेस पूरी कर ली हैं, जिसमें हमने चैप्टर 2 को कंप्लीट किया था। चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। जिस बच्चे ने वो वीडियो ना देखी हो, एक बार जाके हमारे चैनल पे जरूर देखें। उसमें एक बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर को कंप्लीट करवाया है और बाद में उसके क्वेश्चन आंसर भी करवाए हुए हैं। ठीक है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर की वीडियो लेके आए हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। हिंदी में इसका ये नाम है। लास्ट एनसीईआरटी से बेस है और पहला ही चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 या 3 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो हमारे एग्जाम में। और ये इजी चैप्टर है, बिल्कुल एसिड बेस से भी कुछ ना कुछ इजी है। तो इसको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे और फिर हम इसको सीखते चले जाएंगे। लास्ट की वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले ये वर्ड समझना जरूरी है, रिएक्शंस। रिएक्शंस होता क्या है? देखो, अभी हमने अपनी देसी लाइफ में भी सुना होगा कि एक टैबलेट के ऊपर दूसरी टैबलेट खा लेने से बोलते हैं पेरेंट्स की रिएक्शंस हो जाएगा। तो होता क्या है? रिएक्शंस होता है एक चेंज। क्या होता है? चेंज। कैसा चेंज? जब दो चीजें आपस में मिलेंगी ना, इंटरेक्शन करेंगी, तो उसमें एक चेंज होता है। क्या होता है? चेंज। अभिक्रिया बोलते हैं। देखो, रिएक्शंस लिखा हुआ, इट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन टू थिंग्स दैट कॉजेज चेंज। एक ऐसा इंटरेक्शन, दो चीजों के मिलने से उनमें जो बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? हम रिएक्शन बोलते हैं। जैसे अभी मैं, हमारे पास आटा है, आटा पाउडर फॉर्म में है, उसमें हमने डाल दिया पानी। क्या डाल दिया? पानी। ठीक है। और उसको मिक्स कर दिया। आटे में पानी डालने के बाद, मिक्स करने के बाद वो क्या हो जाता है? सॉलिड आ जाता है। क्या हो जाता है? सॉलिड। तो अब ये दो चीज थी, इन्होंने इंटरेक्शन किया। क्या किया? इंटरेक्शन। जो चीजें आपस में इंटरेक्शन करती हैं, जो चीजें आपस में मिलती हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं अभिकारक। और वो दोनों चीजें मिलने के बाद जो तीसरी चीज मिला बनाती है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इसको बोलते हैं उत्पाद। तो ये दो चीजें मिलने के बाद जो तीसरी चीज बनती है, उसी को हम रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्शन। ठीक है। ये रिएक्शन बेसिकली दो टाइप का होता है, एक फिजिकल होता है, एक केमिकल होता है। ठीक है। तो फिजिकल और केमिकल, इसके बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 6th और 7th में भी आता है इसके बारे में। तो दो चीजों के मिलने से जो तीसरी चीज बनती है, उसकी टाइप से हमारे को पता चलता है कि कैसा चेंज है। एक तो फिजिकल चेंज होता है, एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है। फिजिकल चेंज क्या होता है? और केमिकल, इनमें डिफरेंस क्या है? अगर हम उस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स मतलब जो पहले जैसी शेप में लेके आ सकते हैं। जैसे मैंने अपना बटन अनलॉक किया, बटन को खोल दिया, अब मैं इसको पहले जैसा लेके आ सकता हूँ जैसे पहले था। तो कर दिया मैंने, इसको वापिस से क्लोज कर सकता हूँ। तो ऐसा चेंजेस को हम वापिस से पहले वाली स्टेट में लेके जा सके, तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज विच कैन बी रिवर्स। रिवर्स हो उसके, क्या उसके? रिवर्स। और दूसरी टाइप जो रिवर्स ना हो सके, क्या? रिवर्स ना हो सके, कांट रिवर्स, जिसको हम बदल ना सके, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। तो जैसे ये चेंज था हमारा, आटा और पानी, इन दोनों को मिक्स किया हमने। मिक्स करने के बाद जो सॉलिड गुथा हुआ आटा बन जाता है, उससे हम वापिस से पानी और आटा नहीं लेके आ सकते। तो ये क्या है? ये हमारा केमिकल चेंज है। जैसे हमने पेड़ से फल को नीचे गिरा दिया, तो वापिस उसको नहीं लगा सकते, ये क्या है? केमिकल चेंज है।
जैसे हमने खाना खा लिया, उसको डाइजेस्ट कर लिया, डाइजेशन के बाद वापस से उसको खाना नहीं बना सकते, कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। कुछ ऐसे चेंज जिनको, जैसे मैंने अपनी स्लीव फोल्ड कर ली, तो उसको वापस से अनफोल्ड कर सकता हूँ, ये हमारा फिजिकल चेंज। तो ऐसे चेंज जिसको हम रिवर्स कर सकते वो होते हैं फिजिकल चेंज, और ऐसे चेंज जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते वो होते हैं केमिकल चेंज। तो इस चैप्टर में हमारे को केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, मतलब केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ना है। तो फिजिकल चेंज हमारा टॉपिक नहीं है, तो रासायनिक अभिक्रिया हमारा टॉपिक है। तो देखते हैं केमिकल रिएक्शंस। इट इज ए चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स, एक ऐसा चेंज जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, जिसको हम बदल नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। ठीक है। बाय सिंपल मेथड्स, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके द्वारा उनको रिवर्स कर सकते हैं, बट नॉट मैनुअली। ठीक है। केमिकल इक्वेशंस, इक्वेशंस क्या होती है? देखो, राइट ए केमिकल रिएक्शन इन वर्ड एंड सिंबल्स, कि केमिकल जो केमिस्ट्री है उसमें हमारे ये वर्ड्स हैं, जैसे एलिमेंट्स हैं, उनके लिए सिंबल यूज किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? सिंबल यूज किए जाते हैं। उसमें मैं बताता हूँ आपको कुछ सिंबल्स। जैसे हमारे बहुत सारे सिंबल्स हैं, टोटल 118 एलिमेंट है। ठीक है। तो उन सब के सिंबल्स हैं, आपको इतने याद नहीं करने, आपको लगभग 20 तक के एलिमेंट्स के सिंबल्स याद होने चाहिए, और कुछ इंपोर्टेंट सिंबल्स। जैसे अगर बात करें स्टार्टिंग से, तो पहले पे हमारा हाइड्रोजन, क्या है? हाइड्रोजन। मैं सिंबल लिखूंगा और नाम को बोलूंगा। ठीक है। हाइड्रोजन। दूसरे पे हमारा हीलियम, क्या है? हीलियम। तीसरे पे हमारा ये लिथियम। ठीक है। 4 पे हमारा बेरिलियम। 5 पे हमारा बोरोन। 6 पे हमारा कार्बन। 7 पे हमारा नाइट्रोजन। 8 पे हमारा ऑक्सीजन। 9 पे हमारा क्या है? 9 पे है नियोन, नहीं 9 पे फ्लोरीन है, 9 पे फ्लोरीन। 10 पे नियो, 10 पे नियो। 11 पे हमारा सोडियम, एन एसिड दिखाते हैं सोडियम को, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। 12 पे हमारा मैग्नीशियम। 13 पे एल्यूमिनियम। 13 पे क्या हमारा? एल्यूमिनियम। ये सिंबल्स हैं सारे। एल्यूमिनियम का हम ऐसे नहीं लिखेंगे LUMIM, ऐसे स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, सिर्फ सिंबल AL यूज करेंगे उसके। ठीक है। उसके बाद 14 पे हमारा आता है सिलिकॉन। 15 पे हमारा आता है फॉस्फोरस। 16 पे हमारा आता है सल्फर। 17 पे हमारा आता है, 17 पे आता है हमारा क्लोरीन। 18 पे हमारा आता है आर्गन। 19 पे हमारा आता है पोटेशियम, के से डिनोट करते पोटेशियम को, याद रखना। 20 पे हमारा आता है कैल्शियम, Ca से डिनोट करते हैं। ये तो 20 तक के थे जो हमें याद करनी है। पहले मैं फिर से बोलता हूँ, हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, सेकंड पे हीलियम हो गया। ठीक है। लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, 5 पे बोरोन, 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन, 10 पे नियोन, 11 पे सोडियम, 12 पे मैग्नीशियम, 13 पे एल्यूमिनियम, 14 पे सिलिकॉन, 15 पे फास्फोरस, 16 पे सल्फर, 17 पे ये क्लोरीन, 18 पे आर्गन, 19 पे ये हमारा पोटेशियम, और 20 पे हमारा कैल्शियम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ और सिंबल्स हैं, जैसे आयरन के लिए यूज किया जाता है Fe। ठीक है। जिंक के लिए यूज किया जाता है Zn। कॉपर के लिए यूज किया जाता है, कॉपर के लिए हमारा यूज किया जाता है Cu। सिल्वर के लिए यूज किया जाता है Ag, अर्जेंटिनम। गोल्ड के लिए यूज करते हैं हम Au। ये हमारे सिंबल्स है जो आपको याद करने, इनको नोट करना कॉपी में। क्या क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन,
पोटेशियम कैल्शियम, ये आयरन जिंक कॉपर, ये सिल्वर और गोल्ड। ठीक, अगली वीडियो में इनकी वैलेंसी के बारे में बताएंगे, जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे उसमें। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशंस को क्या है, राइट ए केमिकल रिएक्शंस इन वर्ड एंड सिंबल। इसको वर्ड और सिंबल्स में लिखना है। कैसे, जैसे मैंने लिखा मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कि मैग्नीशियम है ना जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट है, ये तो वर्ड्स में लिखी। इसको सिंबल्स में कैसे लिखते हैं, मैग्नीशियम के लिख दिया Mg, क्या लिख दिया Mg, ऑक्सीजन के लिख दिया O2, और इसे दोनों ने मिलकर बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब जो चीजें रिएक्ट करती हैं आपस में उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो चीजें आपस में रिएक्शन करने के बाद बनाती हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो इनको हिंदी में बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं उत्पाद। इसको अभिकारक, इसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, ये वाली चीज के लिए रिएक्शंस क्या होती हैं, एक चेंज होती है। दो चीजें जब आपस में मिलती है तो उसका कुछ चेंज होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कैसी होती है, ऐसा चेंज जिसको मैनुअली वापस रिवर्स ना कर सकते, रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल इक्वेशन, जो चेंज हुआ है उसको सिंबल्स और वर्ड्स में लिख देना ही क्या है, केमिकल इक्वेशंस है, रासायनिक समीकरण है। ये हमने कुछ सिंबल सीखे। अच्छा, फिर है बैलेंस केम, एक बार इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके वहां की सीट को समझाऊं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं आप, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वीडियो कोई लाइव थोड़ी है जो आगे निकल जाएगी। तो ये देखो, बैलेंस केमिकल रिएक्शंस ये होता क्या है, ए रिएक्शंस इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। एटम क्या होते हैं, एटम, ये 9th का चैप्टर है बेसिकली, इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। कोई भी चीज है ना, जैसे हमारी बॉडी है सेल से मिलके बनी हुई है, और जितनी भी यूनिवर्स में जितनी भी चीजें वो सभी एटम से मिलके बनी। किससे मिलके बनी, एटम से। जैसे मैंने एक रिएक्शन से H2, मैंने एक रिएक्शन ली H2 प्लस O2, रिएक्ट करके इसने बनाया H2O, H2O। ये हमारे हो गए रिएक्टेंट। H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन। जितनी भी गैसेज है ना वो O2 बनाती हैं, मतलब डबल एटम उनके रहते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2, ऑक्सीजन के एटम 2। ठीक है, यहाँ पे तो 2 इस साइड बात करो, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम है 2, कितने हैं 2, और ऑक्सीजन का एटम है 1, कितना है 1, कुछ नहीं लिखा तो 1 एटम है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के तो इक्वल है, ठीक है, और ऑक्सीजन के कितने हैं 1, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल। इक्वल क्यों होने चाहिए, क्योंकि एक नियम बनाया हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास को बचाने के का एक नियम है, संरक्षण का नियम। वो क्या है, मास और एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि ना तो मास और एटम को बना सकते हैं और ना ही उसको मतलब खत्म कर सकते हैं। ना तो उसको बनाया जा सकता है ना उसको खत्म किया जा सकता है, इसलिए उसका इक्वल होना जरूरी है। क्या है, इक्वल होना जरूरी है। अब इसको इक्वल करने के लिए हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 1, हमारे को चाहिए 2, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। और यहाँ पे देखो, अब ये तो ऑक्सीजन तो 2 और 2 हो गया, बट इससे हाइड्रोजन चेंज हो गया। हाइड्रोजन क्या चेंज हो गया, यहाँ पे 2 पहले से थी, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये हो गए 4, कितने हो गए 4। तो अभी यहाँ पे भी हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा, तो 2 है, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करें। तो ऐसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ये क्यों करना जरूरी है, ये हमने समझा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस पे एक सेपरेट वीडियो आएगी, सेकंड वाली वीडियो, जिसमें हम आपको फार्मूले बनाने और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सिखाएंगे। बहुत सारी इक्वेशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे जिसमें। तो वी हैव टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है हिंदी में, कि मास और एटम, एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु और मास को बोलते हैं द्रव्यमान।
कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसको ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, इसलिए दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बैलेंस कर रखी है, जैसे यहाँ पे Mg है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे मिल गया Mg, ये इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 करने पड़ेंगे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गई, क्या हो गया, मैग्नीशियम 2, इसलिए मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल करेंगे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में, पर आज के लिए हम इस पे इतना ही करते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन समझ में आया क्या, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद, दोनों में नंबर ऑफ एटम इक्वल हो, सेम हो, तो उसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्यों जरूरी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से, ताकि क्योंकि एटम को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है, इसलिए दोनों साइड इक्वल होना जरूरी है। तो ये पूरी सीट आपको समझ में आई होगी। तो ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है हमारा टाइप ऑफ इक्वेशंस, टाइप ऑफ रिएक्शंस, कि कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती है जो आपस में होती हैं, ऐसी रिएक्शंस, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो मोस्टली क्वेश्चन आता है इसी टॉपिक से आता है कि केमिकल रिएक्शंस जैसे होगी, कॉम्बिनेशन होगी, डिकम्पोजिशन होगी, ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो उनको हम पढ़ेंगे अभी, और फिर आगे कल की वीडियो में हम ये बैलेंस करना और फॉर्मूले बनाना भी सीखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको नोट कीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके, और बीच में जो चीजें इरेज हो जाती है ना, उनको भी पॉज करके आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। आप जब अपने हाथ से लिखोगे ना, तभी आपको चीजें समझ में आए। और एक बात का ध्यान रखना कि जब मैं समझा रहा हूं तब मत लिखना, जब कुछ समझ में पूरा आ जाए तो उसको बैक करके तब लिखो उस चीज को। ठीक है, बाय द वे मैं लास्ट में इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, बट अगर आप अपने हाथ से खुद नोट बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस, कि हमने पढ़ा रिएक्शंस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, और क्या उसमें करना जरूरी होता है। अब ये पढ़ते हैं किस किस टाइप के रिएक्शंस होते हैं, कैसी कैसी रिएक्शंस बनती है हमारी जो केमिस्ट्री में। ठीक है, तो उसकी पहली टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। जैसे नाम से समझ में आया कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या होता है, कंबाइन होना, क्या होना, कंबाइन होना। तो इसमें क्या होता है कि दो चीजें मिलके एक चीजें बनाती है, दो चीजें मिलके एक चीज बनाती है। जैसे जैसे वो एग्जांपल था ना, जैसे आटा और जो पानी मिलके उसने गूथा हुआ आटा बना दिया था, तो दो चीजों ने मिलके एक चीज बनाई। ठीक है, तो वैसे ही जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे जैसे हम सब्जी बनाते हैं, उसमें आलू भी डालते हैं और कोई भी इंग्रेडिएंट मसाले वगैरह डालते हैं, और जो दूसरा आइटम वो डालते हैं, और लास्ट में सब्जी बन जाती है, तो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट पढ़ाना जो रिएक्शन करते हैं, मेक ए सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जब जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो और वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। जैसे एकदम C+O2, एक और दो, दो रिएक्टेंट हो गए और बनाया CO2, क्या बनाया, CO2, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन होना। ठीक है, तो हमारी पहली रिएक्शन थी संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल यही रहने वाला, C+O2 CO। ठीक है, कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया होगा। डिकम्पोजिशन, ये उसका उल्टा है, उल्टा उल्टा कैसे है, डिकम्पोजिशन, व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, जब एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है तो उसको बोलते हैं ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल आता है इसका बहुत अच्छा, PbNO3 का होल ट्वाइस, तो इसमें क्या बनता है, PbO प्लस NO2 प्लस O, ये इसमें चीजें बनती है। अब देखो यहाँ पे एक था, क्या था, एक रिएक्टेंट था, ब्रेक डाउन होगा तो तीन प्रोडक्ट बना दी, कितने बना दी, तीन। तो जब भी एक रिएक्टेंट
दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। और इसको तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ हीट और एनर्जी देनी पड़ती है, हीट और, ठीक है, तो तभी ये जाके टूटता है। अभी देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, यहाँ पे क्या एग्जांपल और लिखा हुआ है, जैसे वाटर है, वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करवाएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उसमें से बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये भी एक ब्रेक डाउन है किसका, वाटर का, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस होती है। तो अभी एक इसमें एक क्वेश्चन आता है, जैसे ऐसे 3 एग्जांपल दो जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जिसमें 3 तरह की एनर्जी यूज की हुई है, 3 तरह की एनर्जी। तो देखो एक तो ये हो गया, इसमें हमने दी हीट, क्या दी, हीट, तो PbNO3 वोल्ट को तोड़ा हीट देके, तो हीट एनर्जी दे दी। इस वाले में हमने इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है, इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं जिसमें सनलाइट का यूज करेंगे, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, और उस पर जब भी सनलाइट पड़ती है ना तो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ये हो जाता है सिल्वर प्लस क्लोरीन, सिल्वर प्लस क्लोरीन। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे, इसको भी बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए देखो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। देखो कैसे बैलेंस करते हैं। अभी देखो यहाँ पे Pb कितना है 1, यहाँ पे भी Pb कितना है 1, ठीक है। नाइट्रोजन है यहाँ पे 2, कितने है 2, यहाँ पे है 1 नाइट्रोजन, तो एक तो नाइट्रोजन बैलेंस करना। उसके बाद ऑक्सीजन देखो 3 2 जा 6, कितने 3 2 जा 6, यहाँ पे काउंट करो 2 और 2 4, कितने 4, और ये 1 5, तो इसको भी 6 करना। अभी देखो कैसे करते हैं। अभी नाइट्रोजन करने, पहले तो नाइट्रोजन देखो ये कर दिया नाइट्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 2 नाइट्रोजन हो गए, कितने हो गए, नाइट्रोजन हो गए 2, ठीक है। और ऑक्सीजन हो गए 2 2 जा 4 और 2 6 और 1 7, तो ऐसे नहीं बना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले 2 को और मल्टीप्लाई करो। देखो हमारे पास ऑक्सीजन हो गए 2 और 2 4 4 और 4, ये 8 हो गए, कितने हो गए 8। इसको यहाँ पे और 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ से इसको डाल। इसको कल अच्छे से सीखेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस आ गई आपके सामने, तो इसको थोड़ा इजीली समझो। देखो अभी यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, कितने 12, और यहाँ पे देखो 2 और 2 4 और 8 और चाहिए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, किसे 4 से। देखो 4 2 जा 8, 8 और 2 10 और 2 12। अभी पूरी इक्वेशन बैलेंस होगी, कल इसको और अच्छे से सीखेंगे, आपको आएगा ये समझ। तो अभी हमको देखना था कि 3 रिएक्शन डिकम्पोजिशन की जिसमें 3 तरह की एनर्जी यूज हुई, तो आप इसको छोड़ दो, अभी मत सीखो इसको। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है, पहली तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज, इसमें हीट का यूज, और इसमें ये एसएल सनलाइट का यूज किया गया। तो 3 तरह की रिएक्शंस जिसमें डिकम्पोजिशन के लिए अलग अलग एनर्जी यूज की गई, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। क्विकलाइन, क्विकलाइन को हिंदी में बोलते हैं बिना बुझा चुना, तो इसका फॉर्मूला है CaO, क्या है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा स्लैक लाइन, बुझा हुआ चुना, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो शायद पहले वाली वीडियो में करवाया था। लाइमस्टोन या मार्बल बोलते हैं CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसे बने कल समझ में आएगा, कल जब फॉर्मूले बनाएंगे और इसको रिएक्शंस को सीखेंगे। तो ये हमारे 3। अभी आगे बढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सो मतलब निकलना, एग्जिट हो रहा, रिलीज होना, थर्मिक मतलब हीट। तो ऐसी रिएक्शन, सच रिएक्शंस इन विच हीट और एनर्जी रिलीज, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट या कोई भी एनर्जी निकले या एग्जिट हो, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे C+O2, C कोई कार्बन है, एक लकड़ी है, उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, जलाया, ठीक है, तो उसमें CO2 धुआं निकलेगा और हीट निकलेगी, क्या निकलेगी, हीट। तो जिसमें हीट निकले उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। इसी का उल्टा है एंडोथर्मिक, क्या है एंडोथर्मिक, रिएक्शंस इन विच हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और यूज्ड, ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट ऑलरेडी देनी पड़े, क्या देनी पड़े, ये सारी रिएक्शन हीट दे ही तो रहे थे, एनर्जी दे रही तो रहे थे, तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक
रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे AgBr है, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, उस पर जब भी सनलाइट पड़ती है, हीट दे दी, कोई भी एनर्जी है सनलाइट, वो सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो इस जो रिएक्शन का यूज करते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं। किसमें करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। एक नोट लिखा हुआ है, एवरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है ना, वो होती है एक्सोथर्मिक। एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है क्या होती है? एंडोथर्मिक। क्योंकि तोड़ने, जब कंबाइन होता है तब हीट निकलेगी, और जब तोड़ना पड़ता तो हीट देनी पड़ती है, इसलिए ये लिखा गया है। तो ये 4 टाइप की रिएक्शन थी। पहली थी कम्बिनेशन। कम्बिनेशन में क्या है? 2 चीजें मिलके एक चीज बना रही है, कंबाइन हो रही। डिकम्पोजिशन क्या है कि एक चीज है 2 या 2 से फालतू चीजों में टूट के जा रही है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकल रही है। क्या? हीट निकल रही है। एंडोथर्मिक हीट दे रहे उसको, क्या कर रहे हैं? हीट उसको दे रहे, तो ये एंडोथर्मिक। और ये भी समझ लिया कि जो कॉम्बिनेशन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, जो डिकम्पोजिशन होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। हिंदी में इनके नाम है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ये साइंस में ना इतना इफेक्ट पड़ता नहीं है हिंदी और इंग्लिश का, क्योंकि मोस्टली टर्म हिंदी में भी इंग्लिश वाली लिखी जाएंगी, उसको हिंदी में देवनागरी लिपि में लिख देता है, बाकी वो होती वही है। तो 4 टाइप की रिएक्शन हमने सीख ली। कुछ ये फॉर्मूले देख, क्विक लाइम बुझा हुआ चूना CO कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, स्लैक लाइम बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, लाइमस्टोन या मार्बल को हम बोलते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो ये हमारी टाइप ऑफ रिएक्शन हमने सीखी, तो एक बार इसको आप नोट करो, फिर हम आगे। तो अभी जो हमारी बची हुई रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहली रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। ये होता है क्या? बेसिकली ये समझो, इसमें क्या होता है कि जो ज्यादा पावरफुल होता है ना, वो कम पावरफुल को उसकी जगह से हटा देता है। अब जैसे क्लास में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बिल्कुल पतला सा और एक कोई अच्छा तगड़ा सा बच्चा है, उसको उसके बेंच से हटा के उस पर आप बैठ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे व्हेन ए हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड, कि उसका कंपाउंड है, उसका जो सॉल्यूशन है, जो उसका कॉम्बिनेशन है, उसमें से उसको डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल भी लिखा है, Zn प्लस FeSO4 रिएक्ट होके बन गया Zn प्लस में Fe। अब देखो, तो यहाँ पे FeSO4 था, ये Fe बैठा हुआ अपने बेंच SO4 पे, तो Zn आया इससे तगड़ा, तो इसने क्या किया? उठ यहाँ से, मैं बैठूंगा यहाँ, तो Zn यहाँ पे आ गया और Fe को किसी दूसरे बेंच पे गिर दिया। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। जब अधिक अभिक्रियाशील अभिकारक कम अभिक्रियाशील अभिकारक को हटा देता है, तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पर ज्यादा, अभी डबल हो गया। क्या हो गया? डबल। 2 बार होगा। 2 बार नहीं होता, बेसिकली होता है 1 ही बार है, पर उससे ऐसा लगता है कि 2 बार हो गया। इसमें क्या था? When the element of reactants are interchanged, कि जो रिएक्टेंट्स है ना, उनके जो एलिमेंट आपस में बदल जाए, क्या हो जाए? बदल जाए, गोलमाल हो जाए, ठीक है। तो ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या होगा? वो आपस में बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, BaCl2 बैरियम क्लोराइड है, रिएक्ट किया सोडियम सल्फेट के साथ, Na2SO4 के साथ। रिएक्ट होने पे क्या बना? NaCl प्लस में बैरियम सल्फेट। अब देखो, बैरियम के साथ क्लोराइड था, सोडियम के साथ सल्फेट था, बट यहाँ पे देखो बैरियम सोडियम के साथ आया क्लोराइड और बैरियम के साथ आया सल्फेट, आपस में बदल गए। क्या हो गया? आपस में बदल गए। तो इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोहरा विस्थापन इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में, या उपचयन बोलते हैं। अगर किसी रिएक्शंस में अगर मान लो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, क्या हो रही है? ऑक्सीजन ऐड हो रही है, या हाइड्रोजन उससे हट रही है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, H2 प्लस O2 रिएक्ट होके देखा, H2 के साथ O2 जुड़ गई। क्या होगी? O2 जुड़ गई। तो O2 जुड़ी है, क्या हो रही है? O2 जुड़ी है। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? H2 का। तो H2 में ऑक्सीजन जुड़ी है ना, जिसमें जुड़ती है उसका होता है, जिसमें जुड़ती है या जिससे हटती है उसका होता है। तो H2 में O2 जुड़ जाती है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो गया। किसका? H2 का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है।
ऐसे एक इसका उल्टा है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उसमें क्या होता था? ऑक्सीजन ऐड होती थी और हाइड्रोजन हटती थी। तो इसमें इसका उल्टा है। उल्टा क्या है? ऑक्सीजन ऐड हटती है और हाइड्रोजन ऐड होती है। हाइड्रोजन के 10 क्लास 10th में इतने ज्यादा एग्जांपल नहीं है, ऑक्सीजन पे बेस है ज्यादा। तो एक रिएक्शन होती है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है? रेडॉक्स, ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। हिंदी में भी इसको रेडॉक्स बोलते हैं। जैसे देखो CuO प्लस Zn रिएक्ट होके क्या बना? Cu प्लस ZnO। क्या बना? Zn। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन था, क्या था? ऑक्सीजन। यहाँ पे देखा तो ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन हटने के कारण क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। CuO का तो हो गया रिडक्शन। अब देखो Zn था, Zn में इस साइड देखा ZnO, ऑक्सीजन जुड़ गई, क्या होगी? ऑक्सीजन ऐड होगी। तो ऑक्सीजन ऐड होना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ऐसे इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये 4 और 5 रिएक्शन थी जो हमने पढ़ ली। अभी टाइप ऑफ रिएक्शन हमारी खत्म हो गई। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? कॉम्बिनेशन, जब दो मिलके एक बना दें। डिकम्पोजिशन, जब एक दो या दो से ज्यादा में ब्रेक डाउन हो जाए। उसके बाद पढ़ा एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट निकले। एंडोथर्मिक, जिसमें हीट देनी पड़े, यूज हो, एब्जॉर्ब हो। फिर डिस्प्लेसमेंट, जब कोई तगड़ा बच्चा आए और कम तगड़े बच्चे को उठा के उससे फेंक दे। ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, जब आपस में बदल जाते हैं। क्या हो जाती है? आपस में बदल जाते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन हट जाए, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन इसका उल्टा, ऑक्सीजन तो हट जाए और हाइड्रोजन जुड़ जाए। इनमें से एक ही हो जाता है, जो या हो ये कोई भी एक हो तो रिएक्शन माना जाए। रेडॉक्स रिएक्शन जब क्या हो कि ऑक्सीडेशन, मतलब रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और है हमारा रेंसिडिटी का। किसका है? रेंसिडिटी का। उसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी हिंदी में इसको बोलते हैं विकृत गंधिता। इसका इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन के कारण। किसके कारण? ऑक्सीडेशन के कारण। क्या होता है? जब फूड आइटम होते हैं ना, क्या होते हैं? फूड आइटम, अगर उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया ना, क्या हो गया? उनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया। फूड आइटम है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं तो उनके टेस्ट और स्मेल बदल जाते हैं। क्या हो जाता है? टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। जैसे आपने देखा होगा बिस्कुट है या ब्रेड वगैरह, अगर उसको हम खुला रख देंगे ना तो थोड़े टाइम बाद वो नरम हो जाएंगे, उनका टेस्ट और उनमें से स्मेल आनी लगेगी। क्या आने लगेगी? स्मेल। तो वो क्यों हुआ है? रेंसिडिटी के कारण हुआ है, उसको विकृत गंधिता के कारण हुआ है। ठीक है। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं? पहला तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं? एयर प्रूफ, ऐसे बॉक्सेज में बंद कर देते हैं जिसमें एयर ना जा पाए, एयर ना जा पाए, ताकि जो ऑक्सीजन के साथ उसका कांटेक्ट ना हो पाए। दूसरा इसको करते हैं, जैसे जो पैकेट वगैरह आते हैं ना, जो पैकेट नमकीन वगैरह, चिप्स, कुरकुरे वगैरह और भी जो पैक्ड आइटम है, उनमें नाइट्रोजन गैस फिलअप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नाइट्रोजन गैस। क्योंकि नाइट्रोजन गैस बहुत नॉन रिएक्टिव गैस है, ज्यादा रिएक्शन नहीं करती। ठीक है। तो वो उसको, और ज्यादा मात्रा में हो जाती है नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं ताकि उसको उसका ऑक्सीडेशन होने से बचाया जा सके। तो रेंसिडिटेशन में होगा, फूड आइटम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो उसके टेस्ट और स्मेल में चेंज हो जाती है। ठीक है। और एयर प्रूफ कंटेनर में उसको रखते हैं उससे बचाने के लिए, और नाइट्रोजन गैस उसमें फिलअप की जाती है। तो ये तो हो गया रेंच। एक ऐसा ही और कंसेप्ट है कोरोजन। क्या है? कोरोजन। इसको यहाँ पे देखते हैं। कोरोजन को हिंदी में बोलते हैं संसारण। ये आपको पता है क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? संसारण होता है बेसिकली जर लगना, जंग लगना। हमने देखा होगा आयरन के आर्टिकल हैं,
उन पे जंग लग जाता है, जंग लग जाता है। वो क्यों होता है? देखो ये दोनों इफेक्ट ऑक्सीडेशन के हैं। किसके हैं? ऑक्सीडेशन। जब मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? रिएक्ट। तो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है ना वो कम हो जाती है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। उनके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है जिसको हम जंग बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्ट। रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला भी आ जाता है Fe2O3 XH2O। Fe2O3 XH2O रस्ट का फॉर्मूला है। तो क्या है, जब मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो अपनी स्ट्रेंथ खो देती है, वीक हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? कोरोजन, संसारण बोलते हैं। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए बहुत सारे तरीके करते हैं हम। जैसे क्या करते हैं? ऑयलिंग कर देते हैं कि जो लोहे की चीजें, नट वगैरह हैं या घरों में जो छत में लगने वाली गाटर वगैरह, उन पे ऑयलिंग या पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पेंट। दूसरी चीज क्या करते हैं? ग्रीस वगैरह लगा देते हैं। फिर क्या करते हैं? जो दूसरी मेटल है ना उसकी उसके ऊपर लेयर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? लेयर। कि जो और जो ऐसी मेटल है जो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती तो उसकी लेयर उसके ऊपर लगा देती है, तो जिससे उसका जो कोरोजन है वो बच जाता है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कोरोजन से बचने के तरीके। तो पहला है ऑयलिंग, ऑयलिंग और पेंटिंग। ऑयल लगा देते हैं या उस पर पेंट लगा देते हैं। दूसरा लेयरिंग अदर मेटल, लेयरिंग अदर मेटल, किसी दूसरी मेटल की उसके ऊपर लेयर लगा देते हैं। तीसरा उसके ऊपर क्या कर देते हैं कि जैसे ग्रीस वगैरह लगा देते हैं, या एक चीज होती है गैल्वेनाइजेशन। इसमें स्पेशल जिंक की कोटिंग करते हैं। क्या करते हैं? जिंक की कोटिंग। जिंक को लिक्विड फॉर्म में लिया और उसके ऊपर से लगा दिया, तो ये वेसल्स, बर्तन वगैरह पे लगाया जाता है। जिंक की कोटिंग कर देते हैं। तो ये सारी चीजें करके हम कोरोजन से बच सकते हैं, उसको जंग से बच सकते हैं। तो दो कंसेप्ट थे हमारे, एक रेंसिडिटी जिसमें खाने पीने की चीजें वो खराब हो जाती हैं, और दूसरा कोरोजन जिसमें मेटल्स को जंग लग जाता है, वो कमजोर हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा जो डे 4 है वो कंप्लीट हो गया है। और इसमें जो हमने जो बेसिकली कंसेप्ट था चैप्टर 1 का वो भी कंप्लीट कर लिया है। इसमें रहता है एक टॉपिक जो मेटल्स, ये रिएक्शंस को बैलेंस करना। क्या करना? बैलेंस करना। और फॉर्मूले बनाना भी सीखेंगे हम नेक्स्ट डे में, मतलब डे 5 में। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।